गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आप सभी पिछली क्लास में जो पढ़े थे, हम लोग तुर्क आक्रमण पढ़े थे, जिसमें तुर्कों द्वारा किया गया आक्रमण में हम लोग गौरी को पढ़े थे। और गौरी को पढ़ते हुए गौरी जब 1206 में लगभग क्या करता है कि मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके पास कोई भी, आप लोग जानते हैं कि उसके वंश में कोई भी उसके पास पुत्र पुत्री नहीं रहते हैं। तो उसके जो गुलाम रहते हैं, वहीं जहाँ पे पावर जिनके पास ज़्यादा मिली होती है या पावर में रहते हैं, वहीं क्या हो जाते हैं कि उस वंश की, नए नए वंश की स्थापना करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो आज हम लोगों की जो क्लास रहने वाली है, दिल्ली सल्तनत रहने वाली है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में ऐसे कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या किए, ये सब हमको पढ़ना है। और हम लोग अरब आक्रमण के बारे में भी पढ़ लिए और तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़े, जिसमें महमूद गजनवी और गौरी जैसे लोगों के बारे में भी पढ़े। तो देखिए, इस हिस्ट्री के सेशन को पढ़ने से पहले मेहनत से, बस तू मेहनत कर, मेहनत से कौन लिखा है जी? चलिए, खामोशी से तू बस मेहनत कर, तेरी सफलता खुद शोर मचाएगी। तो दिखावे की पढ़ाई से अच्छा है कि खामोशी से पढ़ाई आप लोग करिए, एक बंद कमरे में पढ़ाई करिए, ताकि किसी को पता भी न चले, और जब आप सफल हो तो आपकी सफलता क्या करे, शोर मचा दे। तो हम इसी क्रम में आएंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ने के लिए। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई जब गौरी क्या करे किया, टपका बेचारा। जब गौरी टपका तो 1206 में शुरू हुआ और ये चला पानीपत के प्रथम युद्ध तक। पानीपत के प्रथम युद्ध तक चला। और जब पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो सोच लीजिए कि दिल्ली सल्तनत जो था ये 320 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? 320 वर्ष तक। अब हम समझ रहे हैं कि मैथ में भी आप लोग तेज होंगे, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं आप लोग मैथ में। तो हम आगे बढ़ेंगे, जब मैथ की बात करेंगे तो आपको वर्ष का तुरंत डिफरेंट निकाल के बताना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये होता है गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश है। और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली सल्तनत हमारा 5 वंशों में बटा था। 5 वंश के लोग दिल्ली सल्तनत पे 320 वर्ष तक शासन किए, ठीक है। उसमें जो आपके परीक्षा में पूछता है, सभी वंशों के बारे में डेट पूछता है, उनकी मृत्यु पूछता है, कब से कब तक चला, उन्होंने कौन सी इमारतें बनाई, क्या क्या किया, ठीक है, क्या क्या दिल्ली को दिया, ये सब बातें पढ़नी है। तो देखिए, गुलाम वंश जो है ये चला जो 1206 से 1290, लगभग ये चला 84 वर्ष, 84 वर्ष गुलाम वंश चला। 1206 से 1290 तक। मैं आपको ये भी बताया कि देखिए, गुलाम वंश में जो भी राजा बने वो मोहम्मद गोरी के क्या थे? गुलाम थे। तो वहीं जहां पे वर्चस्व था उनका, कह सकते हैं ताकतवर थे, जबरदस्ती सत्ता क्या किए, अपने आप में कंट्रोल कर लिए। दूसरी बात, खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पे। ये सीक्वेंस पूछता भी है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे, 5 वंश का नंबरिंग कैसे था। तो पहले बताइएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। सबसे पहला वंश कौन था? सबसे लास्ट वंश? तो यही पूछता है क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, तो आप बताओगे लोधी वंश। पूछेगा एग्जाम में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश कौन था, तो बताइएगा आप, सॉरी प्रथम वंश, तो बताइएगा गुलाम वंश। तो कब से कब चला? 1206 से 1290, लगभग 84 वर्ष तक। आगे हम लोग आते हैं, खिलजी वंश चला, तो ये शुरू हुआ 1290 से और चला 1320 तक। तो कितने वर्ष तक चला? लगभग 30 वर्ष तक, लगभग 30 वर्ष तक। आगे हम लोग आते हैं, खिलजी खत्म हो गया, अब तुगलक वंश की बात करेंगे। तुगलक चला 1320 से 1414 तक। ये कितने वर्ष तक चला बेटा? ये कितने वर्ष तक चला? 94, लगभग 94 वर्ष या ईयर। आगे देखते हैं, सैयद की वंश की बात आती है तो सैयद वंश चला 1414 से 1451। कितने वर्ष चला बेटा? कितने वर्ष चला? 36 वर्ष। कितने वर्ष? 36 वर्ष। नेक्स्ट है लोधी वंश जो चला, सबसे अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। तो ये कितने साल तक चला?
कितने वर्ष तक चला? नहीं, ये चला लगभग 49 इधर और 26 इधर, तो 49-26 कितना होता है? 49 में 26 जोड़ेंगे, 9 6 15, 4 2 6 7, लगभग 75 वर्ष चला। ऊपर वाला तो आप लोग इतने तेज हैं कि देख लीजिए स्थिति। ठीक है, ये चला 37 वर्ष, लगभग 37 वर्ष। तो इसमें से ये भी पूछता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा दिन तक शासन दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश किया? तो सबसे ज्यादा दिन तक जो शासन किया ये तुगलक वंश किया, सबसे 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 अधिक दिन तक, अधिक दिन तक शासन। ठीक है, आप लोग सबसे पुराना वंश गुलाब वंश या पहला वंश प्रथम वंश गुलाम वंश, और सबसे लास्ट लोधी वंश, और सबसे ज्यादा दिन तक जो शासन किया ये 94 ईयर तुगलक वंश ने किया, 1320 से 1414 तक। आप लोग क्या करिए कि इसको डेट को याद कर लीजिएगा, अंतिम प्रथम याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला वंश याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सभी चलते हैं कहाँ पे? गुलाम वंश पे। देखिए गुलाम वंश को तीन नामों से जाना जाता है। पहला तो आप लोग जानते हैं कि गुलाम, दूसरा दास, दास को ही तो गुलाम कहते हैं, जो हमारा दासी हो, जो हमारा नौकर हो। आप इस आम भाषा में सर्वेंट भी कह सकते हैं। तो देखिए गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश, ये तीनों एक ही हैं। आपसे कभी भी पेपर में आ जाए कि मामलुक वंश का क्या है, क्योंकि यही लोग कंफ्यूज ज्यादा होते हैं कि मामलुक वंश से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग बताइएगा ये गुलाम वंश है या दास वंश का ही कोई कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस वंश में जैसे कि हम बताए हैं आपको कि बात उसी की होती है, बात उसी की होती है जिसमें कुछ जोश जुनून और जज्बात रहते हैं। मरे हुए लोगों की कभी चर्चा नहीं होती है, मरे हुए लोगों की कभी चर्चा नहीं होती है, ये बात हमारी याद रखिएगा, क्योंकि बात उसी की होती है जिनमें जोश जुनून जज्बात कुछ करने का जुनून होता है, उसी की बात होती है। आप लोग गांव चक्की चौराहे हो या शहर हो या कहीं भी रहें, अगर किसी की बात हो रही है तो ये समझिएगा, चाहे गलत बात हो रही है चाहे सही बात हो रही है, तो कुछ न कुछ उसमें तो है। अगर आप चार लोग मिलके अगर किसी के बारे में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपसे मजबूत है। बात समझ रहे हैं? हाँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बुराई और अच्छाई। तो हम लोग को सीखना है अच्छाई, न कि बुराई। बात समझ रहे हैं? क्योंकि गुंडों की भी बात होती है और अच्छे लोगों की भी बात होती है। तो आपको गुंडा नहीं बनना, अच्छे लोगों से सीखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो इस वंश में गुलाम वंश में तीन ताकतवर लोग क्या हुए कि तीन ताकतवर लोगों की बात होगी। पहला जो सबसे ताकतवर था कुतुबी वंश। तो इस वंश को जानते हो क्या कहा गया? इस वंश को कहा गया कुतुबी वंश। कुतुबी वंश कहा गया क्योंकि यहाँ पे ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासन कर रहा था। बात समझ रहे हैं? इसलिए इस वंश को एक और नाम से जाना गया, कुतुबी वंश। दूसरा, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इस वंश को कहा गया क्या? शमसी वंश। क्या कहा गया? शमसी वंश। और इलबरी वंश। क्या कहा गया? शमसी वंश और इलबरी वंश। दूसरी बात यह है कि बलबन जो है, बलबन, ये बलबन जब आया शासन करने के लिए तो इसको बोला गया बलबनी वंश। क्या बोला गया? बलबनी वंश। तो आप लोगों को तीन शासक का एकदम याद रखना है। कुतुबुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो कुतुबी वंश, उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो शमसी या इलबरी वंश, और जब बलबन बैठा तो बलबनी वंश। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस वंश में 11 राजा हुए। हमको क्या करना है, बारी बारी से जो आपके परीक्षा में आता है उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी ज्यादा राजा के बारे में पढ़ने से भी नुकसान है, तो आप लोग उसी को पढ़िए जो आपको क्या करे, परीक्षा में फंसे, जो आपकी परीक्षा में फंसे। नोट कीजिए। आइए देखिए, संस्थापक पूछता है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक कौन था।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप लोगों को पता है कि ये कहाँ पे कब्जा किया था और ये अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। कहाँ राजधानी बनाया था? पहले हम लोगों का जो पाकिस्तान बटा थोड़ी था, पाकिस्तान तो बटा बाद में बना। कहाँ पे ये बना? पाकिस्तान 1947 में, पता ही है आप लोगों को। तो उस समय लाहौर हमारे कब्जे में था ना। तो आगे आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन काल पूछता है, मतलब शासन काल। तो 1206 में देखो गद्दी पर बैठता है गौरी के मृत्यु के बाद, और इसने क्या करता है 1210 तक शासन केवल कर पाता है। कितने साल करता है? कितने साल? 4 साल केवल शासन करता है। तो 4 साल में बताइए आदमी क्या कर लेगा? मान लीजिए कि एक आदमी प्रधान बनता है, 5 साल बाद रिटायर हो जाता है, लोग गाली देते हैं कि कमो न कैलस। तो 5 साल में तो उसको सीखने में लग जाता है। तो देखिए वही हाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है व्यक्ति था, इसने जो भी उपलब्धियां हासिल की, ये उपलब्धि जो हासिल किया ये गौरी के साथ जब रहा तभी हासिल कर पाया। गौरी की मृत्यु के बाद इसने बहुत कुछ नहीं कर पाया, फिर भी जो किया उसको परीक्षा में पूछता है, उसको हम पढ़ा दें। देखिए पहले क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मिला कैसे गौरी को? देखिए काजी था, काजी को पहले जज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जज। तो काजी था तो उसका नाम मिर्जा अजीज या कुकी था। ठीक है, मिर्जा अजीज या कुकी उसको कहते थे। तो इसने क्या किया था, गौरी की, मैं बताया था कि उस समय जो गुलाम थे तो उनकी बोली लगाई जाती थी। तो बोली लगाई गई तो उसमें खरीदा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने खरीदा। और खरीदा तो इसका जब परीक्षण किया, टेस्ट उस समय भी होता था, मौखिक टेस्ट, कि इसकी काबिलियत क्या है, तभी लोग खरीदते थे। जैसे आप बाजार में जाएंगे तो आपको जो पुस्तक हम बताएंगे टीचर द्वारा बताई जाती है उसी पुस्तक को आप लेते हैं। तो काजी द्वारा जब राजाओं को बताई जाती थी कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, यहाँ यहाँ कर्म कांड कर दिया, ये कर दिया, यहाँ उपलब्धि हासिल किया है, तो आप उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए ये खरीदा गया। अब जब खरीदा गया तो इसको अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया गया। अश्वशाला मतलब है कि जो घोड़े ओड़े थे उनकी देख रेख करवाना, और भी जो उनके साथ भोजन थे उनको उपलब्ध कराना। ठीक है, यही सब काम इसका था। तो इसको जाना गया आमिर आखुर के नाम से। क्यों जाना गया? क्योंकि ये अश्वशाला का अध्यक्ष था, वहीं पे साफ सफाई करवाना, घोड़ों की सुरक्षा रक्षा कैसे क्या करना है सब करवाता था। तो आमिर आखुर किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस लिए कहा जाता था? अश्वशाला का अध्यक्ष था इसलिए कहा जाता था। अब बाद में गौरी का दामाद बना, धीरे धीरे अपना काम कर लिया जो करना था। बात समझ रहे हैं? तो देखिए जब लोग बड़े ख्वाब देखते हैं तो निशाना कहीं और ही रहता है। हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े ख्वाब वहीं देख पाते हैं जिसका निशाना सही हो। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये अश्वशाला का अध्यक्ष रहते रहते और क्या किया कि गौरी का दामाद बन गया। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा भी नहीं है, पुरुष भी धन देखते हैं कभी कभी। ठीक है, एक घटना बता रहे थे, एक हमारा दोस्त था, शायद वीडियो में बताना भी नहीं चाहिए, हो सकता है देखेगा तो बेचारा परेशान भी हो जाएगा। तो उसने क्या था कि उसकी एक दोस्त बहुत अच्छी थी, दोस्त लड़की थी, बहुत पैसे वाली थी, बहुत पैसे वाली थी। उसको जान लीजिए जूते से लेकर पैंट से लेकर उसकी पढ़ाई की फीस से लेकर उसको पूरा गोद ले ली थी। बात समझ रहे हैं? सब प्रोवाइड करा रहे थे। तो इस जमाने में ऐसे ऐसे लोग भी रहे, तो पुरुष भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भागते हों, लेकिन कम मात्रा उनकी कम है। ठीक है, ये रेशियो ज्यादा मिलता है, हम नहीं कहेंगे कुछ। आगे देखिए, इनका अन्य नाम है, इनका अन्य नाम है जो, इनका अन्य नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब तो बेचारा दामाद हो गया, अब तो कोई जो लूटने खाने आया है, भारत को बर्बाद करने आया, वो उसी का दामाद बन गया। तो अब तो हीरो है, अब उसको कुछ दिक्कत है नहीं। तो देखिए इनको जाना गया लाख बख्श के नाम से। यहीं पेपर में पूछता है कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, तो बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कहा जाता था लाख बख्श? क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था कि ये लाखों का दान कर देने वाला व्यक्ति था। कोई आता था, सोना चाहिए ले जाओ, हीरा चाहिए ले जाओ,
लेकिन ये करता किसके साथ था? जो इतिहासकार हमारे मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार जो जिनकी जीवनी क्या है, जिनके इतिहास को पढ़ा जाता है, उन्होंने बताया था केवल ये मुसलमानों की मदद करता था, बाकी किसी की मदद नहीं करता। वो वैसे मुसलमान की मदद करता था जो मतलब इसके इर्द गिर्द थे, ठीक है, जैसे कह सकते हो चमचे थे, ठीक है, उनकी केवल मदद करता था। तो जैसे सेनापति हो गए, उनको मानने वाले लोग हो गए, उनको ज्ञान देने वाले लोग हो गए, उनकी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग हो गए, उनको क्या करता था? ये दान देता था लाख बख्श, ठीक है। चलिए अब देखिए, इनको पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था, पील बख्श के नाम से जाना जाता था, हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता था, कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था, कुरान खां के नाम से। तो ये चार नाम याद रखिएगा, कहीं पेपर में आ जाए लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ मालिक और सिपहा सलार की उपाधि धारण की गई। इनको क्या कहा गया? मलिक, सिर्फ मलिक और सिपहा सलार की उपाधि धारण की गई। तो उपाधि के बारे में पूछेगा तो आप बताइएगा सिर्फ मलिक और सिपहा सलार। आगे, उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया, न ही कोई खुतवा पढ़वाया। खुतवा का मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो खुतवा का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति रखेंगे, ठीक है, कई टीम निर्धारित करेंगे। देख रहे हैं मोदी जी का प्रचार कैसे चलता है, टीवी पर केवल वही आते हैं, तो खुतवा अपना पढ़ा देते हैं मोदी जी। देखो हम जा रहे हैं आज एक पौधा लगाने, आप लोग कम से कम 2000 लोग आना कैमरे के साथ, और बाकायदे अच्छी अच्छी फोटो खींचना, और बाल उल कटवा के आएंगे, तनिक भी कहीं दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो पूरे देश में मैसेज चला जाता है कि प्रधानमंत्री जी आज का क्या कर रहे हैं, एक पौधा लगवाए हैं, अलग अलग स्टाइल में फोटो लोग खींचेंगे, ठीक है। उसी तरह खुतबा पढ़ाया जाता था यहाँ ऐबक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गांव में भी सड़क बन रही है, तो इस समय प्रधानमंत्री जी उसके प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी फलाने गांव गए, आरसीसी रोड का क्या किए, उद्घाटन कर दिए। अब बताइए, तो ये क्या किया कि खुतबा नहीं पढ़वाया था, प्रचार नहीं करवाया था। आज हमारे देश के जानते हो पैसा सबसे ज्यादा कहाँ बर्बाद हो रहा है? प्रचार प्रसार करने में। चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे हमारे यहाँ तक कि गुटखा वाले भी प्रचार करवा रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं, गुटखा खाइए, कमला पसंद, बात समझ रहे हैं। तो ये खुतबा पढ़वा रहे हैं अपने मन का। माल बनवाया कितने का? 10,000 का या 1 लाख का, और खुतबा पढ़ाने में कितना लगा दिए? 50,000। मतलब आधा पैसा तो खुतबा पढ़वाने में चला जा रहा है, ठीक है। फिर भी हम इस्लाम धर्म के लोग नहीं हैं, हम लोग जानेंगे प्रचार प्रसार। लेकिन क्या है कि एग्जाम से निपटना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी आप लोग जानते होंगे, उनके सानिध्य में रहा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिसकी दरगाह अजमेर में बनी है। तो यहाँ तक आप लोग जानिएगा ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, ठीक है। ये जानिएगा किसका शिष्य था, कौन गुरु था? तो बख्तियार काजी का। आगे हम लोग आते हैं ऐबक का निर्माण कार्य बताइए। तो ऐबक ने क्या क्या निर्माण किया? बेचारा 4 साल रहा, उस समय जेसीबी थोड़ी थी, उस समय मशीन बड़ी बड़ी थोड़ी थी कि बनवा देता बहुत कुछ। 4 साल में देखिए क्या बनवाया। एक तो कुतुब मीनार बनवाया, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? यहाँ पे हमारी बड़ी पुरानी फोटो है, जब कभी हम भी, अब तो गद्दार जैसे दिखते हैं, पहले ठीक ठाक दिखते थे, ठीक है। तो दिल्ली में गए थे हम लोग 2016 15 में गए थे, तो ठीक है। तो वहां का था, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवा था। लेकिन ये बेचारा बनवाया जब ना, कुतुब मीनार को जब बनवाया तो पहली मंजिल 1199 में शुरू की। कब शुरू की? 1199 में। और ये गौरी के समय ही शुरू कर दी थी, ठीक है, राजा बनने के बाद नहीं। गौरी जब था उसी समय शुरू कर दिया था, और जब ये राजा बना तो 1 मंजिल का कार्य शुरू हो गया, मतलब पूरा हो गया लगभग। और इसने क्या किया कि बाकी मंजिल को बनवा नहीं पाया। 5 मंजिल है कुतुब मीनार में, आज भी जाइएगा 5 मंजिला कुतुब मीनार है। तो इसमें पहली मंजिल का कार्य 1199 में ही शुरू करवा दिया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2, 3, 4 मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था काम।
ठीक है, 5वीं मंजिल के बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ खास बातें हैं। ठीक है, अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया तो गलती क्या किया कि वहां पे एक संस्कृत विद्यालय चल रहा था, उसको बनवाया था विग्रहराज चौथा, मतलब चौथा से पहले 3 आए होंगे, टपक गए होंगे। तो ये विग्रहराज ने क्या किया था, एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, उसको तोड़कर इसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कवि जो अपनी हरकेल में लिखे थे, कवि हरकेल थे उसके। ठीक है, तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की स्थापना, शिलान्यास किसने किया, तो किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया, 1199। कितनी मंजिल का कार्य करा पाया, कितने मंजिल का सेक्शन उसके पास था ड्राइंग, 5। तो 3 जो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल ये बनवाया, इसको नोट करिए पहले। देखिए कुछ हमसे गलती हुई है, आप लोग संशोधन कर लीजिए उसको। जो दूसरा तीसरा चौथा मंजिल था, दूसरा तीसरा चौथा मंजिल था यह है, इसको आप इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो आप लोग इसको सुधार लीजिए। कुतुब मीनार की दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया। और जब 5वीं मंजिल की बात होगी, 5वीं मंजिल की, तो 5वीं मंजिल जो बनवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कौन बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार देखिए भूकंप आ गया, जब तुगलक वंश चल रहा था उस समय भूकंप आया, तो मरम्मत करवाया था, या कहते हैं लोग कि पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन ऐसी बात नहीं, एक पुनर्निर्माण का मतलब होता है सब आप हटा के फिर से कार्य करें, उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। लेकिन यहाँ पे एक का क्या करवाया था कि 1368 में कुतुब मीनार थोड़ा सा दिक्कत में आ गया था भूकंप आने से, तो उसकी मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जानते रहना कि कब करवाया था मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने, 1368 में। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 1505 में आएंगे, तो उस समय 1505 में भूकंप आया। तो सॉरी, एक क्वेश्चन इसमें फंसा हुआ है थोड़ा सा, इसको देखिए बारीकी से समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये जब 5वीं मंजिल का कार्य बनवाया था कौन, फिरोज शाह तुगलक ने, तो थोड़ा सा चौथी मंजिल पे दिक्कत आ गई थी, तो उसको मरम्मत करवाने का काम कौन किया था, 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो आप सीधी बात इतना याद कर लीजिए कि पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल का निर्माण जो करवाया था इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया वो कौन करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और जब भूकंप आया 1505 ईस्वी में, तो उसकी मरम्मत करवाया सिकंदर लोदी ने, क्योंकि लोदी वंश गुलाम वंश का अंतिम चल रहा था। ठीक है, तो उसी समय सिकंदर लोदी ने मरम्मत कार्य करवाया किसका, 1505 में पूरे मंजिलों का। कौन करवाया, उसका नाम था सिकंदर लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का ही ये क्या किया कि प्रभाव न पड़े, ठीक है, गिरे न कुतुबुद्दीन ऐबक की मंजिलें, तो उसको संभाला। आगे एग्जाम में कभी पूछ देता है, पहले तो पूछता है कि कुतुब मीनार में कितने मंजिलें थी, तो आप लोग बताइएगा 5 मंजिल। कितने मीटर की थी, तो बताइएगा 73 मीटर की। इसकी ऊंचाई कितने मीटर की थी। और पता है उस जमाने में मेरे पास वो था सैमसंग ड्यूज का मोबाइल, और सैमसंग जब हम गए थे वहां पे, जमाना क्या था अभी तो है, तो जब गए तो सैमसंग ड्यूज मोबाइल से हम लोग खींच ली पूरा 73 मीटर का, और अपनी फोटो के साथ। ठीक है, तो हम लोग भी कला से परिपूर्ण थे उसमें, फोटो सेशन। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत की पहली मस्जिद, ये आपसे कोई मतलब नहीं है इनसे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। लेकिन उत्तर भारत की पहली मस्जिद, ये देखिए काशी मुस्लिम आए थे, अरब आक्रमण आए थे, उससे पहले व्यापार करने वाला एक व्यक्ति क्या था, बनवा दिया था। तो उत्तर भारत की पहली मस्जिद जब पूछेगा तो आप बताइएगा कोबेतुलाम मस्जिद। क्या बताइएगा, कोबेतुलाम मस्जिद। ठीक है, ये तो एक जानकारी के लिए, आपको जीके जीएस का प्रश्न था, उसके लिए आप पढ़ लिए। आगे देखिए,
ऐबक को गुंबद कला, ऐबक ने देखिए जो भी आज आकृति बन रही है, गुंबद उम्बद बनता है कि नहीं बनता है, तो ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपने समय में क्या किया कि ऐबक ने 4 साल में गौरी के साथ ज्यादा इसकी लड़ाइयां शासनकाल सब गौरीय के साथ हुए, लेकिन गौरी की बात की जो इसकी थीम थी, ये कार्य किया ज्यादा गुंबद कला पे और मेहराब कला पे। ठीक है, तो आपको समझ जाएंगे कि गुंबद कला का श्रेय किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मेहराब कला का श्रेय किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए ऐबक का दरबारी कवि जो था, जिसको इतिहासकार बोलते हैं, कि इतिहासकार दरबार में एक कवि रहता है कि जो भी राजा अच्छी चीजें करेगा या बुरी चीजें करेगा वो किताब में क्या करेगा, लिखेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राजा को अगर ज्यादा खराब बताया जाएगा तो वो कभी तो रह नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे राजा हुए कि जबरदस्ती लिखवाते थे, लिख अच्छी चीजें लिख, तो लिखते थे लोग। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कुछ इतिहासकार हैं, उनका नाम था हसन निजानी। क्या नाम था? हसन निजानी। जैसे आजकल के आप लोग अखबार देख रहे हैं, अखबार कैसे छप रहे हैं? अखबार के लिए लोग पैसा दे रहे हैं कि हमारी देखिए खबर थोड़ा सा विस्तृत हो, और जो अच्छी खबर है, जो कि लोग जान जाएंगे उस खबर को, तो उसको सत्य खबर को नहीं छप रहा है। वो क्या करें, लोग पैसे के बल पे बुरी खबर या अपने पक्ष में खबर छपवा दे रहे हैं। तो ऐसा मामला उस समय भी था, इतिहासकार थोड़ा सा गलती कर बैठते थे। तो देखिए हसन निजामी क्या था, ये इतिहासकार था इनका, उसने बुक एक लिखा था ताज उल मासिर। तो हसन निजामी का बुक का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है, ताज उल मासिर। ठीक है, उसमें क्या था कि 1217 दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास था। तो 1217 में ये क्या लिखा था, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में। ठीक है, उसके बाद भी लिखा है इसने। आगे देखिए ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। ऐबक गेम कर रहा था, चौगान खेल रहा था, घोड़े से खेला जाता है, चौगान खेलते समय घोड़वा पर से गिर गया। ठीक है, लोग कहते हैं कि मदिरा भी पिया था, तो गिर गया, तो उसकी मृत्यु हो गई, टपक गया बेचारा। टपका कब? 1210 ईस्वी में, आप लोग जानते रहे। और ऐबक का मकबरा तो अपना बनवाएगा नहीं खुद से, व्यक्ति मर गया तो खुद से तो बनवाएगा नहीं, जो आगे आएगा राज करने वही बनवाएगा। तो ऐबक के भी पुत्र नहीं थे, उनके पास 3 पुत्रियां ही थी। ठीक है, उनके बारे में मैं कल नेक्स्ट सेशन में क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इनका जो ऐबक का मकबरा बना, ये लाहौर में बना, और लाहौर में कौन बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। कौन बनवाया? तो बात समझ रहे हैं आप लोग? इतना ही आज के लिए। कल के सेशन में फिर हम आगे आएंगे विस्तृत जानकारी लेकर। ऐबक के बाद जितने भी हुए, बलबन हुए या और भी हुए, इल्तुतमिश हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। और हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो आप किसी के भरोसे होंगे, यूपी बोर्ड 2026, तो कहीं ना कहीं संकट की घड़ी है आपके पास, कोई आपका साथी नहीं होगा। इसलिए आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। शेयर करते रहिए सेशन को। धन्यवाद।